मैं मोहम्मद जावेद खंडेलवाल कॉलेज बरेली में शिक्षा विभाग में सहायक प्रवक्ता हूँ। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय सामाजिक अध्ययन के उप विषय अर्थशास्त्र के प्रकरण भारत में कृषि पर चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, हम भारतवासी, हमारा जो यहाँ की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो अधिकतर गांव में निवास करती है। और जैसा कि सर्वे कराया गया है, ऐसा माना गया है लगभग 70% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। और गांव का जो किसान है वो कृषि पर अधिकतर लोग निर्भर होते हैं। उनकी खुद की कृषि होती है या वो दूसरों के खेतों में जाकर कार्य करते हैं। तो हमारे भारत में जो कृषि है, आपने देखा होगा कि चाहे हम आज़ादी से पहले की बात करें या आज़ादी के बाद की बात करें, इसमें किसानों ने अपनी पूरी लगन मेहनत सभी का मतलब इसमें इन्होंने समय समय पर मेहनत और लगन से कृषि को अच्छा करने की कोशिश करी है। जैसा भी उनसे होता आया है परंपरागत तरीके से, उनके पिता, उनके दादा परदादा जैसा भी था या गांव के समूह के लोग होते थे वो कृषि करते थे, आज भी वैसे करते आ रहे हैं। इसकी अगर हम कृषि की बात करें, इसकी विशेषता की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि हमने जब हमारा देश आजाद हुआ था, लगभग 50% जो आय का स्रोत था वो ये कृषि थी। उस वक्त हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे थे वो इतने उसमें डेवलप नहीं हुए थे, इतने ज्यादा लगे हुए नहीं थे, क्योंकि हमें एक अगर सुई की भी जरूरत थी हम भारतीयों को, तो हमें सुई भी मंगाने के लिए दूसरे देश से मंगाना पड़ती थी। जैसे कि यहाँ पर जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशवासी, उनसे हम मतलब ये सारी चीजें मंगाते थे, क्योंकि हमारे पास कोई उद्योग धंधा था नहीं, कोई ऐसी फैक्ट्रियां थी नहीं कि जब वहां पर हम इनको बना सकें। बस हम कृषि पर निर्भर थे, कृषि करते थे। कृषि हम उनको दे देते थे अंग्रेजों को, और अंग्रेज क्या करते थे, उसी का दोबारा माल बनाकर, पक्का माल जिसको कहते हैं, बनाकर हमारे हाथों बेच देते थे। जैसे कि हम बात करें कि धान की अगर बात करें हम, कि धान उसको दे दिया अंग्रेज को, ब्रिटिश को, और धान के बदले उसने उसको अपनी मशीनों से, जैसे कि आज देखते हो आप राइस मिल या और मशीनों के जरिए उसने उसको कूट के हमें चावल का रूप दे दिया। या हम ऐसी गेहूं की बात करें, या इसी तरीके से हम जैसे कि हम जूट की बात करें, पटसन की बात करें, या और भी चीजें हैं जो हमारे यहाँ मतलब कच्चा माल हुआ करता था, मगर उससे जो माल बनता है उसको बनाने के लिए कोई चीज हमारे पास ऐसी नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी। पूरी तरीके से हम बस कृषि पर निर्भर थे, कृषि बस कर लेते थे। छोटे मोटे लघु उद्योग आसपास में लगना शुरू हुए थे। मगर आजादी के बाद हमारे देशवासियों ने, वेल एजुकेटेड लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने, सभी ने ये ठाना कि अब हमारे देश को आगे पहुंचाना है, इसका विकास करना है, तो हमें कृषि में सबसे ज्यादा हमें इसमें जरूरत है कि इस पर हम ज्यादा फोकस करें। कृषि को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, कैसी इसमें जो कृषि है इसको और उन्नत बनाएं, उसके लिए लगातार प्रयास करिए गए। जो योजना बनाई गई पंचवर्षीय योजना, उसमें इसको शामिल किया गया कि भारत में कृषि इसको उन्नत कैसे बनाया जाए। इसकी हम विशेषता की बात करें तो देखा ये मैं बता रहा हूं, जैसे आजादी के टाइम से कि हम भारतवासी ज्यादातर इस कृषि पर ही निर्भर हैं। ये हमारे आय का स्रोत है, हमारे जीवन चलाने का स्रोत है, हमारी राष्ट्रीय आय का स्रोत है। मतलब हमारी जितनी भी जरूरतें उसको पूरा करने के लिए ये कृषि गांव के लोगों को 70% हमारे भारतवासियों को ये जरूरत का एक तरीके से आय का साधन है, जरूरत का साधन है। मतलब हमारी आय बढ़ रही है तो हमारे देश की आय बढ़ रही है। वो किसान जो गांव में रहता है उससे कृषि से इसको बाजार में बेचकर जो भी उसको रुपया पैसा मिलता है उससे वो अपनी जीवनचर्या चला रहा है। जितनी अच्छी कृषि हो रही है इतना अच्छा उस किसान का स्तर ऊपर उठ रहा है, हमारी देश की आय भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। परंपरागत तरीके से कर रहा है आज भी। जैसे कि गांव में आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, बैल है आदि हैं, उनके गोबर से वो खाद बनाकर उनसे वो फसल करता है। और वो फसल ऐसी भी होती है कि हम लोग जो उसका मतलब प्रयोग करते हैं, फसल है, फसल में आप कई तरह की फसलें देखते हैं, जैसे धान है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, और इसके अलावा आप देखते हैं तरह तरह की फसलें हैं, दाल है, मक्का है, बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए, हमारी आवश्यकता के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। अगर हम अभी भी उन पुरानी तकनीकों से होगी कृषि अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि मैं दाल की बात करूं, अगर पुराने तरीके से अभी भी किसान कर रहे हैं उस दाल को,
पुरानी खाद मतलब उसी गोबर से या जो कचरा होता था गांव में उससे वो कर रहे हैं, तो हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं देती। ये इसकी विशेषता में शामिल है कि जो मतलब फसल है वो आज भी परंपरागत तरीके से करी जाती है। फसलें ऐसी होती हैं हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, किसान की आय का साधन होता है, उस पूरे समुदाय का या समूह का, उस गांव का वो आय का साधन होता है, जीवनचर्या चलाने का साधन होता है, और देश को आगे बढ़ाने में ये हमारी कृषि मतलब बहुत ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। इसकी हम कमियों की अब बात करते हैं। हमारी भारत की जो कृषि है इसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। भारत में कृषि की कमियां मतलब आज के हिसाब से हम देखें तो इसमें कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। जैसे हम कमियों की बात करें, नंबर 1 अर्ध व्यावसायिक कृषि। अर्ध व्यावसायिक कृषि की हम बात करें, यहाँ पर कमियों में देख रहे हैं अर्ध व्यावसायिक कृषि में कि जैसे एक किसान है, वो किसान मान लो उसके पास 10 बीघा जमीन है, अभी तो वो मतलब पति पत्नी है, उनका गुजारा 10 बीघा में चल रहा था। इसके बाद में कुछ दिनों बाद मान लो उनके 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे होने के बावजूद भी वो जो उसको उससे फसल मिलती थी 10 बीघा से, तब तक भी उसका गुजारा अच्छी तरीके से चल रहा था। अब क्या हुआ कि टाइम बढ़ता गया, बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को पढ़ाना है, तो तब भी जो उसका इससे आय प्राप्त होती थी कृषि से, तब भी वो करता था कि मान लो 10 बीघा में 30 क्विंटल अनाज पैदा होता था, तो वो 20 क्विंटल अपने जरूरत के लिए बचा कर रखता था, मतलब अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, और 10 बीघा 10 क्विंटल जो होता था अनाज उसको वो बेच देता था, उससे अपने घर का गुजर बसर करता था। अर्थ व्यवसाय में ये कि कह रहे ना तो पूरी तरीके से वो उसको पूरे प्रयोग करता है, यूज करता है अपनी कृषि का जो उसने उगाई है, और ना पूरी तरीके से उसको बेच पाता है। मतलब जैसे मैंने बताया 30 क्विंटल हुआ तो 20 क्विंटल उसने अपने प्रयोग के लिए रख लिया और 10 क्विंटल उसने बेच दिया। अब इसमें इसी को इन्होंने अर्ध व्यवसायिक कृषि बोला है। अगर पूरी तरीके से इसको वो बेच देता, 30 क्विंटल हुआ था, तो ऐसा होता कि उसको पूरी उससे आय प्राप्त होती। तो कहना ये भी हमारे देश में एक कमी देखने के लिए मिलती है। नंबर 2 है परंपरागत कृषि प्रणाली। परंपरागत कृषि देखो ये कमी हमारे देश की कृषि में, ये किसानों में ये भी देखने की मिलती है, परंपरागत कृषि प्रणाली, कि आज भी हमारे देश का जो किसान है वो हम विकसित देशों की अगर बात करें, अमेरिका, जापान या इंग्लैंड और भी बहुत सारे देश हैं, उनकी कृषकों की, हमारे यहाँ की कृषकों की हम बात करें तो आज भी हमारे यहाँ का जो किसान है वो परंपरागत तरीके से कृषि कर रहा है। हल, बैल और उसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि खादें हैं वो सारी पूरी तरीके से, इसके अलावा और भी यंत्र औजार हैं जैसे कि फावड़ा है, उसके बाद हसिया है, और भी सामान हो सकता है, वो उनका उसके जो पिता उसके दादा परदादा करते आ रहे थे कृषि, इन पुरानी तकनीकों से आज भी उसी पर पूरी तरीके से वो निर्भर है। इसके कारण हमारे यहाँ जो देश में कृषि है उसकी उत्पादन जो दर है विकसित देशों के मुकाबले हम देखते हैं काफी कम देखने के लिए मिलती है। कृषि पर अगला इसका कृषि पर अत्यधिक दबाव। कृषि पर अत्यधिक दबाव, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक किसान था, पति पत्नी, कुछ दिनों बाद उनके बच्चे हुए, बच्चों ने पढ़ना शुरू करा, वहां तक तो वो ठीक था कि पढ़ रहा था, वहां भी उसके पास जो आय का साधन था, मतलब जो 10 क्विंटल बेच देता था 30 क्विंटल में, उससे जो आय प्राप्त होती थी वो उससे उसका खर्चा चल रहा था। कुछ पैसा ऐसा था कि वो बचा के रख लेता था, मतलब उसकी हाली बीमारियां, प्राकृतिक आपदा के उसमें, और तब तक उसका खर्चा चल रहा था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो बच्चे शहर में पढ़ने के लिए मतलब जाना उन्होंने शुरू करा कि अब शहर में पढ़ाई करनी इसके आगे की। तो उसमें क्या हुआ, जो उसका साधन था, आय का साधन था जो बचा लेता था, अब उसके ऊपर भार बढ़ना शुरू हो गया। मतलब
अब वो उसके पास इतना है नहीं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो यहाँ प्रॉब्लम खड़ी होनी शुरू हो जाती है कि कृषि पर ही निर्भर है पूरी तरीके से किसान उसको अब क्या करे ऐसा कि वो इसमें और ज्यादा वृद्धि करे। तो कह रहे हैं एक ये भी कमियां देखने के लिए मिलती है, हम पूरी तरीके से आज कृषि पर, या हमारा किसान पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर बना हुआ है, इस पर अत्यधिक दबाव बना हुआ है। उत्पादन का निम्न स्तर, चौथा है उत्पादन का निम्न स्तर। देखो जब पुरानी तकनीकी का हम जब प्रयोग कर रहे हैं, इसका या यूज कर रहे हैं, उत्पादन का निम्न स्तर, इसी कारण बस हमारा जो उत्पादन है वो निम्न होता जा रहा है। क्योंकि हम जो पुरानी तकनीकी को अभी भी आजमाए हुए हैं, उसमें जो खाद दे रहे हैं, उसमें जो दवाइयों की जरूरत है, बहुत सारे आपने देखा होगा फसल किसान होता है उसमें बीमारियां शुरू हो जाती है, या पौधा बढ़ने को था तो बढ़ नहीं रहा है, उसके लिए हमें खाद की आवश्यकता थी, किस खाद की आवश्यकता थी, या बीमारी लगी कौन सी हमें दवाई लगानी थी, वो हम लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं। ज्यादातर जो किसान है वो अशिक्षित हैं, तो उनको इसका ज्ञान ही नहीं है। तो इससे कह रहे हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो और विकसित देशों के मुकाबले उसका जो स्तर है वो निम्न होता जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं जो विकसित देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और हमारा स्तर है वो इस कारण बस घटता जा रहा है। इसका हम अगला देखेंगे छोटे भूखंड, इसकी अगली विशेषता वो सॉरी कमियां, पांचवा है छोटे भूखंड। छोटे भूखंड, देखो एक कमी हमारे इसमें कृषि में, भारतीय कृषि में ये भी है कि छोटे भूखंड, अधिकतर जो किसान हैं उनके पास जो खेती है या तो उनके पास खेती बहुत कम है या वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मान लो उसके पास 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा ये हो सकता है कि एक ही फील्ड हो उसका, मतलब एक ही मैदान में 10 बीघा हो, या ये भी हो सकता है वो 3-4 टुकड़ों में छोटे छोटे बटा हुई हो, जैसे 2 बीघा, 3 बीघा, 1.5 बीघा, 4 बीघा, इस तरीके से सब टोटल मिलाकर उसको 10 बीघा जमीन होती हो। छोटे छोटे जितने छोटे भूखंड होंगे आप जानते हैं कि जितनी उसमें मेढ़े पड़ेंगी, जितनी भागों में बटा होगा उस पर जगह कम होगी, तो कृषि की उत्पादकता की दर भी घटेगी वहां पर। तो ये भी देखते हैं हमारे देश में कि अधिकतर जो किसान उनके पास जो भूखंड है वो छोटे, इस कारण बस भी हमारे कृषि जो है और देशों के मुकाबले वो कम हो पाती। कृषि का मानसून पर निर्भर होना, इसके बाद हम देख रहे हैं अगला, हम इसकी जो कमियां है कृषि का मानसून पर निर्भर होना। हमारा जो देश का किसान है, भारत देश का जो किसान है वो पूरी तरीके से अपनी कृषि को मानसून पर निर्भर होकर ही करता है। वो साल भर उसका मतलब साल में जितनी भी फसलें उगाता है 2-3, वो पूरी तरीके से कहता है कि बारिश होगी तभी अपनी फसल को वो पानी दूंगा। अधिकतर जगहों पर ऐसे ही हमें देखना पड़ता है कि वो जब तक बारिश जो होती है, बारिश अगर टाइम पर अगर हो जाती है तो उसकी फसल अच्छी हो जाती है, और बारिश अगर टाइम के हिसाब से नहीं हो पाती है तो फसल अच्छी नहीं हो पाती। जैसे अभी हम देख रहे हैं हमारे भारत देश में अभी जो हमारा 2022 चल रहा है उसमें अभी कुछ राज्य ऐसे हैं बहुत सारे कि उसमें बारिश उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। जैसे हमारे भारत में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो हम जिला है बरेली, बरेली के आसपास हम देख रहे हैं उस हिसाब से बारिश नहीं हो पा रही है जो उस टाइम से बारिश हो पाए और किसान उसमें अपनी खेती को कर पाए। बहुत सारे अभी खेत ऐसी खाली पड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है, ट्यूबवेल, नदी या तालाब, नहरों की आदि की, और इस कारण बस उसकी फसल नहीं हो पा रही ठीक तरीके से। यही अगर वो मानसून की जगह पहले से इसका मतलब इंतजाम कर लेता या हमारी भारतीय सरकार उन किसानों पर ध्यान दे लेती तो शायद उसकी फसल और अच्छी हो सकती थी, टाइम से उसको पानी मिल सकता था। दो इसकी विशेषता और हम देखेंगे,
अपना इसका देखेंगे बचत के निम्न स्तर, बचत के निम्न स्तर। जब आप देख लो कि एक किसान को, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, फिर उसको लेते हैं कि 10 बीघा उसकी जमीन थी, उसकी पति पत्नी थे, बच्चे हुए, गांव तक पढ़ लेते, ठीक था, मतलब तब तक उनकी बचत हुई थी, आगे के लिए मतलब पैसे को बचा कर रख लेते थे। अब वो शहर में जाने लगे तब उनके पास बचत का कोई स्तर ही नहीं बचा, अब उनके पास तरह है नहीं कि वो कुछ बचा सकें। तो इसके अलावा और भी किसान है, मतलब 10 बीघा के अलावा हम और एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि वो अपने साल भर की जो उनकी कमाई खेती से वो ना के बराबर बचत हो पाती या बिल्कुल बचत हो ही नहीं पाती, क्योंकि कभी फसल कम हुई कभी ज्यादा हुई। इस कारण कई बार जो किसान है वो अपनी इस फसल में कमी होने के कारण उत्पादन इतना अच्छा नहीं हो पाता, मतलब फसल अच्छी नहीं हो पाती है, तो उनको आय प्राप्त नहीं हो पाती है और उनका स्तर भी कहने घटता है। जब स्तर घटेगा तो आप जानते हो कि बचत का कोई सवाल ही नहीं उठता है, किसी तरीके से कुछ बचा पाए। इसका लास्ट है ये, इसकी कमियों में आधुनिक कृषि ज्ञान का अभाव, आधुनिक कृषि ज्ञान का अभाव। आधुनिक कृषि ज्ञान का अभाव। हमारे भारतीय किसान को जो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी के जरिए किसानी खेती हो रही है विकसित देशों में, वो हमारे यहाँ के जो कृषक हैं, किसान हैं, उनको उसका पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, अशिक्षित हैं या पूरी तरीके से उनको उसका ज्ञान नहीं है। इस कारण बस हमारे जो देश के किसान हैं कृषि को उस हिसाब से कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम ट्रैक्टर, ट्राली, फावड़े, खुरपी आदि पुराने जो यंत्र हैं उनके जरिए खेती कर रहे हैं, और खेती इनके जरिए करने के कारण हमें अच्छा ज्ञान ना होने के कारण हमारी खेती उस हिसाब से कृषि नहीं हो पा रही है, ये भी इसमें कमी पाई जाती है। अब हम देखते हैं भारत में कृषि का महत्व, मतलब जो हमारे भारत में कृषि है इसका क्या महत्व है हमारे देश में, हमारे देश की जनता के ऊपर। तो इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं कि इसका हमारे जीवन में या हमारे भारत देश में क्या महत्व है। इसका नंबर 1 बिंदु है रोजगार प्रदाता। देखो, जब कृषि अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि हमें रोजगार भी मिलेगा। उसका कारण यह है कि कृषि जितनी अच्छी होगी हम उसको जहां बेचने जाएंगे, जो खरीदने वाले हैं उसको खरीदेंगे, और यह भी हो सकता है कि हमारे देश का अनाज बहुत अच्छा हो रहा है, जहां हम बेचने जा रहे हैं वहां जो खरीदने वाले थे, पहले मान लो 4 लोग थे, अनाज ज्यादा पैदा हो रहा है, 4 की जगह 10 लोगों की उसका और आवश्यकता है, तो हम ही में से वो और मांग कर लेते हैं कि आप हमारे यहाँ काम करोगे। तो किसान कई बार ये भी होता है कि उसको वहां पर रोजगार मिल जाता है। और इसके अलावा और भी चीजें हैं कि जब हमारे आय का साधन बढ़ेगा, मतलब कृषि अच्छी होगी, इससे आय अच्छी प्राप्त होगी, तो हमारे रोजगार के साधन बढ़ेंगे, इससे हम अपनी आय से कुछ और भी दूसरे काम कर सकते हैं जो अपने निजी काम होंगे, क्योंकि कृषि के अलावा हम कृषि पर डिपेंड थे। अब छोटा मोटा मान लो कोई दुकान लगा ली या इतना पैसा लगा कोई, हमने छोटी सी कोई फैक्ट्री लगा ली, और भी बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे काम हैं या आगे चल के बड़े काम इससे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चांस रहता है कि हमें रोजगार मिलता है। इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं, गाँव का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गाँव में जो किसान खेती कर रहे हैं, जिनके पास खेती है, मतलब अपनी जमीन है खुद की, वो दूसरों को रोजगार देते हैं। दूसरों के आसपास जिनके पास खेती नहीं है उन मजदूरों को बुला के और उनको वो पूरे दिन की दिहाड़ी मजदूरी देते हैं, इससे उनको रोजगार का प्राप्त होता है। दूसरा है उद्योगों के लिए कच्चे माल, उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। भाई उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति कैसे? जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, धान है, धान किसान का अच्छा हुआ, धान वो शहर में कस्बे में बेचने के लिए जाता है, वहां पर जो उद्योग लगे, उद्योग जैसे आपने देखा होगा राइस मिल होता है, छोटा मिल होता है या और बड़े मिल हो सकते हैं, वो धान उनको जाके बेचता है। और धान मतलब उस वक्त वो कच्चा होता है, कच्चे से मतलब उसका चावल बना हुआ नहीं होता है। वो क्या करते हैं राइस मिल वाले या और उद्योग धंधे जो लोग हैं ऐसे, वो उस माल को उसमें मशीन के जरिए उसको निकालते हैं,
हमने मान लो धान 1500 रुपए जो क्विंटल बेचा है, अब उसी का वो चावल निकाल के 4000, 5000, 8000 इस हिसाब से बेचते हैं। तो उनकी देख रहे हैं हमारे यहाँ, इसका महत्व उद्योगों में भी है कि कच्चे माल की पूर्ति करता है और उससे हमारे आय का साधन है वो बढ़ता है। तीसरा है राष्ट्रीय आय में योगदान। राष्ट्रीय आय में योगदान कैसे? जैसे मैंने बताया कि जितनी अच्छी कृषि होगी, जितनी फसल अच्छी होगी, किसान की आय भी बढ़ेगी, हमारे देश की आय भी बढ़ेगी। जैसे बताया था आपको कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने लगभग ये माना था, एक सर्वे कराया था हमारी भारतीय सरकार ने कि लगभग 50% के आसपास उस वक्त कृषि पर ही हम निर्भर थे, हमारी जो आय का साधन था वो कृषि थी। अब समय समय पर इसका सर्वे कराया गया है, तो 2011 की जैसे रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो 17.1% हमने देखा है जो हमारी आय प्राप्त होती है वो कृषि से होती है। इससे जो आय प्राप्त होगी, जब कृषि से होगी, जितनी अच्छी कृषि होगी उतनी अच्छी हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो हमारी पब्लिक की, जनता की आय बढ़ेगी, किसान की आय बढ़ेगी, हम लोग खुशहाल होंगे। अगला इसका देखेंगे हम। अगली इसका जो महत्व है कृषि में पशुओं का प्रयोग। नंबर 4 इसका हम देखेंगे, कृषि में पशुओं का प्रयोग। कृषि में पशुओं का प्रयोग। आपने देखा होगा कि अभी भी जो परंपरागत तरीके से किसान खेती कर रहा है उसमें कृषि में अभी भी पशुओं का प्रयोग करता है। जैसे कि आपने देखा होगा बैल है, भैंसा है, या और भी इसके अलावा जानवर हो सकते हैं, उनके जरिए वो वहां पर खेती में मतलब उनका वो खेतों में ले जाकर उनसे वो जुताई कराता है, या उनकी बैलगाड़ी, गल्लब गाड़ी बनाकर उनसे वो मतलब उस जो कृषि पैदा हुई उसको लाने ले जाने के लिए उसको साधन के रूप में उसका प्रयोग करता है। तो इससे ये फायदा होता है कि उसकी जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल या और भी चीज महंगी चीजें, उनसे वो अभी भी बचा हुआ है उस महंगाई से। इनका प्रयोग करके वो आसानी से अपने काम को मतलब पूरी तरीके से जो उसका मोटिव होता है उसको पूरा कर लेता है, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है और पशु भी उसके प्रयोग में आ जाते हैं। तो कृषि में हमने देखा है लगातार आज भी पशुओं का प्रयोग करा जा रहा है। ये हमारे देश की संस्कृति कह सकते हो, या हमारे देश के जो किसान हैं उनको आप कह सकते हो कि आज भी इसका प्रयोग कर रहे हैं ठीक तरीके से। सामान, अगली इसकी सामान मूल स्तर का आधार। भाई कृषि में आपने देखा होगा ज्यादातर सामान्य मूल स्तर का आधार कि कृषि जो है आज भी कि बहुत ज्यादा इसमें आपको अंतर देखने के लिए नहीं मिलता। लगातार कितने सालों से अभी भी कि जो एक इसकी प्राइस या वैल्यू इसकी रखी जाती है खेती की, वो लगभग हमें समान देखने के लिए मिलती है। किसान जैसे मैंने अभी धान का एग्जाम्पल दिया आपको कि मान लो मोटा धान है, जैसे PR7 करके एक वैरायटी का नाम है इसका यहाँ पर, कि उसको 1500, 1800 या 2000 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। तो हम आसपास के एरिया में देखते हैं कि लगभग इसका जो मूल्य है वो लगभग इसी आधार पर होगा निर्धारित कि हमारा जो, जैसे अगर राज्य बाई स्टेट बाई बात करें तो हमारी गवर्नमेंट ने एक उसका मूल्य निर्धारित कर दिया होगा और किसानों ने उसी मूल्य पर उसको बेचते। तो ये भी करें इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि ये इसकी एक ये भी महत्व है। अब इसकी हम अगली विशेषता देखते हैं, निर्धनता उन्मूलन में योगदान। नंबर 6 इसकी महत्व विशेषता, महत्व निर्धनता उन्मूलन में योगदान। इसका अगला जो महत्व है निर्धनता उन्मूलन में योगदान। जो कृषि हमारे अगर देश की अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है जो निर्धन किसान है उनका स्तर ऊपर उठेगा। जैसे हम बात करें कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में मैंने देखा था जो गन्ना हम लोग किसान लोग बोते हैं, वो जो गन्ना था
उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सबसे पहले इस गन्ने को लेकर किसान जो लोग थे इस गन्ने के रेट को एकदम उन्होंने काफी बढ़ा दिया था। उससे ये फायदा हुआ था जो उस वक्त गन्ने का मूल काफी टाइम से एक रुका हुआ था, वो किसान को एकदम उसमें काफी ये फायदा हुआ कि उसका मूल बढ़ा हुआ मिला। मूल ज्यादा हुआ तो उसमें क्या हुआ, जो किसान कुछ गरीब थे उनको ये फायदा हुआ, उनके आय का स्तर भी बढ़ा और काफी हद तक उनकी जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अब इसकी वजह से उनकी जरूरतें पूरी होने लगी। तो ये भी हम देख रहे हैं कि कुछ गरीब लोग थे उनमें भी परिवर्तन हमें देखने के लिए मिले, उनके आय का स्तर भी बढ़ा। राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, इसका जो कृषि का एक महत्व ये भी है। राजनीतिक प्रभाव को हम कैसे कह सकते हैं, अभी आपने देखा होगा कि हमारी अभी जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, मतलब भाजपा सरकार है, वो कृषि पे भी एक नियम लागू करना चाह रही थी, मगर अपने ये देश के जो किसान लोग थे वो इकट्ठे होकर उन्होंने धरने प्रदर्शन करे। उसके जो मुखिया या अध्यक्ष कह सकते हो जो टिकट करके थे, उन्होंने इस पर पूरे जोर और शोर से विरोध करा। अपने मतलब पूरे भारत देश में किसानों से अपील करी कि हमारा मतलब साथ दें, और उन्होंने यही करा कि जगह जगह किसानों को इकट्ठा कर और जो वो नियम बनाना चाहती है हमारी भारतीय सरकार, उस पर उन्होंने पूरा विरोध करके कि उस पर अगर जीएसटी लागू हो जाती तो पूरी तरीके से हम लोग मतलब जो कानून बन जाता, हमारा जो जीएसटी उस वक्त लग जाती तो शायद जो खाने पीने की चीजें हैं वो और ज्यादा महंगी हो जाती और हम लोग फिर और ज्यादा कहते हैं कि नीचे लगातार हमारा स्तर जो आया होता वो नीचे गिरता। मगर जहां पर राजनीतिक तरीके से उन्होंने उस पर प्रभाव डाल दिया उस राजनीति पर, और इन्हीं किसानों ने बैलेंस बना दिया हम सभी को। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये भी एक प्रभाव या महत्व देखने के लिए मिलता है। 8वां इसका महत्व है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में योगदान। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में योगदान, वही किसान है अपनी कृषि को बाहर बेच रहा है, विदेशों में बेचना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि उसने धान पैदा करा, धान पैदा करने के बाद में उसका चावल बनाया, चावल बना के उसने उसको विदेश में बेचना शुरू कर दिया। कुछ देश ऐसे जैसे कि हम बात करते हैं जो गल्फ कंट्री हैं, मतलब जो इधर के अरब कंट्री हैं, उनको आप देखते हो कि वहां पर अनाज कम पैदा होता है और चीज ज्यादा होती है, तेल है और बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हम उनको अनाज देते हैं, उसके बदले में उनसे मुद्रा प्राप्त करते हैं जिससे हमारी आय बढ़ती है। भाई हमारे यहाँ कोई अनाज का मूल्य, जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि 1500 रुपए, उस समय चावल निकाला, मान लो यहाँ पर 5000, 6000, 8000 बेच रहे हैं, विदेशों में उस चावल को हो भी सकता है कि वो 150-200 रुपए में हमारा बिकता हो, तो उससे हमें आय प्राप्त होगी। तो इसके जरिए हम कह रहे हैं कि हमें आय प्राप्त होती है, ये भी इसका महत्व है। अगला से महत्व हम देखते हैं कि सरकार की योजनाओं का मुख्य आधार, सरकार की योजनाओं का मुख्य आधार। सरकार की योजनाओं का मुख्य आधार कैसे है कि कोई भी हमारी सरकार हमारे देश को विकसित या डेवलपमेंट करने के लिए, उसका विकास करने के लिए जितनी भी हर 5 साल में योजना बनाती है, उसमें सबसे पहले वो कृषि को जरूर शामिल करती है। उसके पीछे ये कि हमारे देश में 70% गांव में निवास कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। अगर कृषि को हमने अगर ऐसा कर दिया, अनदेखा कर दिया, तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगी। तो हर उसमें हम इसको जरूर शामिल करते हैं। आपने देखा होगा तरह तरह की हमारी भारतीय सरकार बैंक के मतलब रेल के साधन भी हमें मुहैया करा रही है और बहुत सारी और भी सेवा दे रही है इस कृषि के लिए, कि कृषि से ही हमें हमारे देश को तरक्की मिल सकती है। कृषि जितनी अच्छी होगी, हमारा साधन, आय का साधन अच्छा होगा, हमारा देश उतनी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ है सरकार की योजनाओं का मुख्य आधार, कृषि जरूर उसकी
पहली प्रायोरिटी के रूप में रहता है कि कृषि पर हम ध्यान दें। इसका ये फायदा, आर्थिक विकास का आधार, आर्थिक विकास का आधार। तो कृषि का एक महत्व और भी है, आर्थिक विकास का आधार। जितनी अच्छी हमारी कृषि होगी, हमारी उतनी अच्छी आय होगी, उतना ही अच्छा हमारा विकास होगा, हमारा होगा, हमारे परिवार का होगा, हमारे देश का होगा, देश का नाम रोशन होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी जो कृषि है वो किस तरीके से हमारी जीवनचर्या चलाने के लिए, हमारी आय के साधन के रूप में, राष्ट्रीय आय के साधन के रूप में, हमारे देश के विकास के रूप में किस तरीके से योगदान दे रही है। यहीं पर हम इसको आज खत्म करते हैं। आगे इसकी जो भी होगा हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।